हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्लास 11th का डायमेंशनल एनालिसिस है। डायमेंशनल एनालिसिस मतलब विमीय विश्लेषण, हिंदी में उसे क्या कहते हैं, विमीय विश्लेषण। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि डायमेंशन क्या है। उससे पहले हमें दो चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेसी। या तो चलिए इस पर पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह की होती है, एक फंडामेंटल और एक डेराइव्ड। और डेराइव्ड क्वांटिटी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जो मूल राशियां हैं उनकी सहायता से हम लोग व्युत्पन्न राशियों को प्राप्त करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशन क्या है? डायमेंशन आर द पावर put on the fundamental quantities to find out any derived quantity। कोई derived quantity को निकालने के लिए जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर पावर लगाई जाती है, उन्हीं पावर को हम लोग क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। तो उन्हीं पावर को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। तो इसका मतलब कि डायमेंशन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे डायमेंशन कैसे निकलेगा। उसके बाद हम लोग ये सीखेंगे कि डायमेंशन के क्या क्या तीन जो बेसिक यूजेस है वो यूजेस पढ़ेंगे, उन पर कुछ न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, एंड देन ड्रॉबैक ऑफ डायमेंशनल फार्मूला आल्सो हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। तो इसके लिए आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, समझ में आए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये शुरू करते हैं कि आखिर डायमेंशनल फार्मूले को निकाला कैसे जाता है। डायमेंशन क्लियर हो गया, अब डायमेंशनल फार्मूले को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। देखिए हम लोग जैसे कि पहले जानते हैं कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। पहली है लेंथ, दूसरा आपका है मास, तीसरा आपका है टाइम, चौथा आपका है टेम्परेचर, पांचवा आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और पांचवा आपका है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड 7th आपका है करंट। तो जैसा कि हम डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो सिंबल लेते हैं वो क्या लेते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो सिंबल लेते हैं, लेंथ जहां भी आएगी, वो लेंथ चाहे मीटर में आएगी, चाहे सेंटीमीटर में आएगी, चाहे किलोमीटर में आएगी, इफ एनीवेयर द लेंथ कम्स देन वी पुट एल इन दिस कॉलम। हम लोग हमेशा इस बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, यल। मास कहीं आएगा वहां m लिखेंगे, टाइम कहीं आएगा वहां t लिखेंगे, टेम्परेचर कहीं आएगा वहां थीटा लिखेंगे, कि कहीं कहीं पर हम लोग k भी लेते हैं। और जहां करंट की बात आएगी वहां हम लोग क्या लिखेंगे, a। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर कोई बहुत कम डायमेंशनल फार्मूले डिपेंड करते हैं। वैसे कहीं इसकी जरूरत हमें पड़ती नहीं, अगर पड़ती भी है तो आपको बताया गया है मोल के लिए हम लोग MOL और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD लेते हैं। कैंडिला C उसकी यूनिट है, उसको लिया जाता है। तो चलिए हम लोग डायमेंशनल फार्मूला निकालते हैं। एक चीज और, डायमेंशनल फार्मूला केवल और केवल डेराइव्ड क्वांटिटी की होती है। अच्छा, इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? सबसे पहले तो हम लोग इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आप पहले जान लीजिए। डायमेंशनल फार्मूले का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। अगर और क्वांटिटी है तो जो मतलब अगर और क्वांटिटी होती है तो पावर d, e, f होते हुए चला जाएगा। यानी ये एक आपका मतलब एक ये फंडामेंटल फॉर्म है। जैसे आप लोग ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, ax² + bx + c, आपने पढ़ा है ना। तो सेम उसी तरह से जो m की पावर होती है उसको हम लोग एक जनरल फॉर्म में a लिखते हैं, l की पावर को b लिखते हैं और t की पावर को c लिखते हैं। ऐसे अगर और कुछ आया, ये मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, अगर टेम्परेचर आया तो और लिखते हैं। तो चलिए एक दो डायमेंशनल फार्मूला हम आपको बताते हैं निकालना। आपकी बुक में बहुत 11th क्लास के दी गई है। बच्चों के सामने एक समस्या होती है, सर कैसे इतना हम लोग लर्न करेंगे, ये कैसे हमें याद होगा? तो याद नहीं किया जाता, निकाला जाता है। शुरू में आपको 1-2 चैप्टर तक याद लगता है कि हमें लर्न करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको मेथड आ गया तो आप निकाल लेंगे।
तो देखिए जैसे एक सिंपल सा हम लेते हैं, आप सभी लोग जानते हो वेलोसिटी, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। आपने इसको तो पढ़ा है ना, मीटर पर सेकेंड यूनिट क्या होती है, मीटर, यूनिट याद होना भाई जरूरी है इसमें। तो इफ द वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को अभी हमने बताया, मीटर क्या है, लेंथ है, मीटर क्या है, लेंथ है, तो ये क्या हो गया एल। अब वो चाहे मीटर में लेंथ लिखी रहेगी, चाहे सेंटीमीटर में लिखी रहेगी, चाहे इसमें लिखी रहेगी, हम लोग एल लिखेंगे। और टाइम क्या है, सेकंड है, तो यहाँ क्या हो गया टी। अब यूनिट इसकी क्या हो गई, डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, यल टी, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यल टी इनवर्स। अब आप सोचेंगे सर इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिखते, तो हमारा डायमेंशन कहाँ होगा, डायमेंशन इज द मेथड टू रिप्रेजेंटिंग द डिराइव्ड क्वांटिटी इन करेस्पॉन्डिंग पावर ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के करेस्पॉन्डिंग पावर में रिप्रेजेंट करने की जो एक तरीका हमारा है, वही क्या कहलाता है, हम लोगों का कहलाता है ये, मतलब डायमेंशन। अब इसकी डायमेंशन क्या हो गई, यल की डायमेंशन 1 हो गई, क्यों, क्योंकि यल की पावर क्या है 1 है, और टी की डायमेंशन क्या हो गई -1 हो गई, टी की डायमेंशन क्या हो गई -1 हो गई। अब अगर इसको आपको इस फॉर्म में देखना है तो यम नहीं है, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या इसकी पावर हो जाएगी 0। अब जैसे एक और आप लोगों ने पढ़ा हुआ है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या वेलोसिटी अपॉन टाइम भी आप कह सकते हो, वेलोसिटी अपॉन टाइम भी कह सकते हो। तो इसकी यूनिट क्या होगा, यल का हम क्या लिखेंगे यल, और टी की पावर 2, तो ये इसका डायमेंशन क्या होगा एल टी -2। वेरी सिंपल, डायमेंशन ऑब्टेन करना बहुत आसान है। ऐसे चलिए अब इसी पे लगे हुए हैं तो हम लोग वर्क तक निकालते हैं। हाँ, ऐसे आप किसी भी क्वांटिटी का निकाल सकते हो, बस केवल आपको एक चीज ये पता होना चाहिए कि उसकी यूनिट क्या है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट अभी आपको नहीं पता है, आगे आप 11th क्लास में आगे बढ़ेंगे तो वहाँ यूनिट्स आपको मिल जाएंगी। वो क्वांटिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। अब जैसे मान लीजिए हमको एक्सीलरेशन मिल गया, वेलोसिटी मिल गई, मान लो हमको फोर्स का डायमेंशन पता करना है, किसका डायमेंशनल फार्मूला ऑब्टेन करना है, फोर्स का। तो फोर्स आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, F इज इक्वल टू ma, F इज इक्वल टू ma। F क्या है, फोर्स है, m क्या है, मास है, a क्या है, एक्सीलरेशन है। तो इसका क्या हो गया m क्या है, मास, तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे m। और अभी आपने एक्सीलरेशन का निकाला हुआ है, अभी निकाला हुआ है, यहाँ अगर नहीं निकाले रहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा m इंटू एल टी -2, तो इसका फार्मूला क्या हो गया mlt -2, mlt-2। वेरी सिंपल। वर्क का निकालना है, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, W इज इक्वल टू F इंटू S। F का अभी आपने निकाला है तो क्या हो जाएगा mlt-2 इंटू L, तो L डिस्टेंस है ना, तो क्या हो गया ml2t-2। दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द वर्क। एक चीज मैं आपको बता दूं, वर्क चाहे जैसा होगा डायमेंशनल फार्मूला सबका सेम रहेगा। मैं डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशन, अब इसकी डायमेंशन क्या है, m की डायमेंशन 1 हो गई, इस फॉर्म में अगर हम लोग देखें, l की डायमेंशन क्या हो गई 2 हो गई, t की डायमेंशन क्या हो गई -2 हो गई। एक चीज और, अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि उस क्वांटिटी की यूनिट हो। अगर जिस क्वांटिटी की कोई यूनिट ही नहीं होगी, अगर हम सेम क्वांटिटी की दो रेशियो लेते हैं तो उसकी यूनिट होगी, नहीं होगी, तो डायमेंशन कहाँ से होगा, तो डायमेंशन नहीं होगा। डायमेंशन उसी का होगा जिसकी यूनिट होगी। कभी कभी बच्चों के दिमाग में एक गलत धारणा बन जाती, कंफ्यूजन में, कि द कांस्टेंट हैज नो डायमेंशन। इट इज नॉट ट्रू। सभी कांस्टेंट डायमेंशन नहीं रखते हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। बहुत से ऐसे कांस्टेंट हैं जिनकी डायमेंशन है। जो कांस्टेंट यूनिट नहीं रखते हैं उनकी डायमेंशन नहीं होती। ये आप कंफ्यूजन एकदम दूर कर लीजिएगा। दैट कांस्टेंट व्हिच डज नॉट हैव यूनिट दे आल्सो नॉट हैव द डायमेंशन, वो डायमेंशन भी नहीं रखेंगे। जैसे एक सिंपल सी बात आपको बताते हैं, कैपिटल जी का डायमेंशन अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड आउट करिए, तो वो भी तो कांस्टेंट है। आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में, 10th क्लास तक कैपिटल जी के बारे में पढ़े हुए हैं। देखिए मैं कैपिटल जी का डायमेंशन निकालना बता देता हूँ आपको। याद करने में तो क्या है, याद करने में तो बुक देखा आपने याद कर लिया। तो चलिए मैं कैपिटल जी का
आपको डायमेंशन निकालना सिखा देता हूँ। और अगर आपको डायमेंशन निकालना आ गया तो आपके लिए डायमेंशन कठिन ही नहीं है, कभी नहीं कठिन है, सबसे इजी हो जाएगा। अच्छा, आपने पढ़ा है ना न्यूटन को, क्या F बराबर G(m1m2) बाई R स्क्वायर, पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा? सबने पढ़ा ना, सबने पढ़ा ना इसको। तो बस अब हमको डायमेंशन किसका पता करना है? G का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो G, मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, वैसे कई लोगों को यूनिट याद होगी इसकी तो सीधे रख के लगा सकते हैं। G(m1m2) बाई FR स्क्वायर, देन G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? FR स्क्वायर अपान m1m2। F की डायमेंशन अभी आपने निकाला है, क्या होता है? MLT-2, MLT-2, R का क्या हो गया? L2, और M का क्या हो गया? M2। हुआ कि नहीं हुआ? M का क्या हो गया? इसका क्या हो गया? M2। कोई दिक्कत? यही तो होता है FR स्क्वायर GM2। अब चलिए हम लोग करेस्पॉन्डिंग करते हैं इसका, तो ये क्या हो जाएगा? इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी? ऊपर ले चलोगे तो पावर क्या हो जाएगी? -1। पावर क्या हो जाएगी? -1। इसकी पावर क्या हो जाएगी? 3, और इसकी पावर क्या हो जाएगी? -2। तो ये इसकी डायमेंशन हो गई। यूनिट आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अगर आप इसको चाहें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बना सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कि कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। ऊपर नीचे आप किलोग्राम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आराम से आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर आपको फार्मूला पता है तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं, अगर आपको डायमेंशन पता है तो आप उसकी यूनिट निकाल सकते हैं। तो ये तो बात हो गई डायमेंशन निकालने की। ऐसे बहुत सी क्वांटिटी है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्यों नहीं लिमिट है? क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटी की कोई लिमिट नहीं है। इसलिए आपको मैं ये नहीं कह सकता कि आप 10 डायमेंशन याद कर लीजिए, 100 डायमेंशन ना, डायमेंशन की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब हम लोग इसके यूज पर आते हैं। इसका यूज क्या है? इसका यूज हम लोग अपने फिजिक्स में कहाँ करते हैं? तो ये सिंबल है, ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये इसका फंडामेंटल फॉर्म है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेसिक फॉर्म है। अब हम लोग चलिए कुछ इसके यूज पढ़ते हैं। पहला यूज इसका होता है बेटा, टू ट्रांसफॉर्मिंग अ क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। किसी क्वांटिटी को एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में ट्रांसफर करना। उसके बाद है टू चेकिंग द एनी फिजिकल इक्वेशन। फिजिकल इक्वेशन चेक करना बहुत आसान है। फिजिकल इक्वेशन चेक करना बहुत आसान है। कैसे है अभी मैं आपको बता रहा हूं। एंड थर्ड इज द फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो एक चीज मैं बता दूं, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, द न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जैसे हम आपसे कह दे कि इनकी लेंथ 10 है। अभी 10 क्या है? कोई मीटर कह सकता है, कोई सेंटीमीटर कह सकता है, कोई किलोमीटर कह सकता है। इसके साथ अगर हम यूनिट लगा दें तो अब ये कांस्टेंट हो गया, अब ये नहीं बढ़ेगा। अब ये क्या होगा? नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज, न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट। यूनिट जितनी छोटी रहेगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। यूनिट जितनी छोटी रहेगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी ज्यादा रहेगी। या आप कह सकते हो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। तो और दूसरी चीज, अभी आपको एक चीज क्या हमने बताया कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू का जो प्रोडक्ट होता है वो कांस्टेंट होता है। इसका मतलब अगर यूनिट n है और न्यूमेरिकल वैल्यू n है और यूनिट u है, तो n इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। n इंटू यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहीं से हम लोग पहला यूज पढ़ेंगे, टू ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। तो मान लीजिए कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी एक यूनिट सिस्टम में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो n1 है और जो यूनिट है वो u1 है। तो क्या दूसरे सिस्टम में जो होगी वो भी तो वही होगी। जैसे अगर 1 मीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर के ही तो इक्वल होता है। अगर 1 मीटर है तो वो 100 सेंटीमीटर के ही इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। ये चीज पहले मेरी बात आप समझ लीजिए। n1 इज इन वन यूनिट सिस्टम यूनिट है, वो न्यूमेरिकल वैल्यू है। u1 उसी यूनिट सिस्टम का वो है, क्या कहते हैं? यूनिट है।
n2 उसी क्वांटिटी का, जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी दूसरी सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट है, तो उसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं होगा, यानी जो 1 मीटर होगा वो 100 सेंटीमीटर के इक्वल होगा। तो n1 1 हो गया और u1 क्या हो गया, मीटर हो गया, n2 100 हो गया और u2 क्या हो गया, सेंटीमीटर हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए हम कहेंगे इफ we measure a quantity in a system, in a unit system, in a unit system in which the unit of length, mass and time are m1, l1 and t1, and in another unit system the unit of mass, length and time are m2, l2 and t2. The numerical value जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, the numerical value are n1 and n2। n1 क्या है, पहले सिस्टम में है, और n2 क्या है, दूसरे सिस्टम में है। तो आप इसी से अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से देखिए, अगर आप इसमें रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, n1 m1 l1 t1 n2 m2 l2 t2। अच्छा ये बताइए डायमेंशन चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकंड सेंटीमीटर पर सेकंड होगा। ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी को आप मीटर में अगर चेंज करते हो तो उसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में चेंज करने पर यूनिट चेंज हो जाएगी। यूनिट नहीं चेंज होती है, डायमेंशन नहीं चेंज होता, यूनिट चेंज होती है। यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तब वो एक्सीलरेशन हो जाएगा, समझे। यानी डायमेंशन डज नॉट चेंजेस when we goes from one unit system to another unit system। तो मतलब अगर यही करस्पॉन्डिंग डायमेंशन m की डायमेंशन a हो, l की डायमेंशन b हो और t की डायमेंशन c हो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। आप पहले मेरी बात को समझ लीजिए, डायमेंशन नहीं चेंज होती है, केवल यूनिट चेंज होती है एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में जाने पर। तो यहां से क्या हो गया, अगर आपको n2 निकालना है तो n1 m1 अपान m2 की पावर a, l1 अपान l2 की पावर b एंड t1 अपान t2 की पावर c। ये आपका फार्मूला आया। कौन सा फार्मूला आया, टू कन्वर्टिंग अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन यूनिट सिस्टम टू अनदर यूनिट सिस्टम। मैं आपको बता दे रहा हूं m1 क्या है, पहले यूनिट सिस्टम में लेंथ मास की यूनिट है, l1 क्या है, उसी यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट है, t1 क्या है, उसी यूनिट सिस्टम में टाइम की यूनिट है, m2 क्या है, दूसरे यूनिट सिस्टम में मास की यूनिट है, और l2 क्या है, दूसरे यूनिट सिस्टम में लेंथ की यूनिट है, और t2 क्या है, दूसरे यूनिट सिस्टम में क्या है, टाइम की वैल्यू है। डायमेंशन चूंकि नहीं चेंज होती है इसलिए ये है। चलिए एक मैं न्यूमेरिकल लेता हूं, अभी आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इसी फार्मूले पर। चलिए बहुत चर्चित न्यूमेरिकल है, कई बार पूछा जाता है, तो मैं वही न्यूमेरिकल ले रहा हूं। वैसे आपके अगर आप 11th क्लास की बुक देखेंगे तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल। तो क्या हो जाएगा, यहां देखिए हम एक लेते हैं कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन। अब मैं आपको ये बता दूं न्यूटन क्या है, डाइन क्या है। न्यूटन इज द यूनिट ऑफ
force. Newton is the unit of force in MKS system, and dyne is the unit of force in CGS system. पहले आप जान लीजिए, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है तो पहले आपको ये जानना चाहिए कि न्यूटन क्या है, डाइन क्या है. न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS. MKS मतलब मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड डाइन DYNE डाइन इज द यूनिट ऑफ force also in CGS system. CGS means सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड. तो चलिए अब हमारे पास जो जो दिया गया वो हम लोग लिखते हैं, न्यूमेरिकल में है. अभी हमने क्या बताया, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, यानी N1 जो दिया गया वो क्या है, 1 है. M1 क्या है, उसी सिस्टम में मास की यूनिट क्या है, किलोग्राम. अभी हमने आपको बताया कि MKS में है. L1 क्या है, मीटर, और T1 क्या है, सेकेंड. N2 हमें फाइंड आउट करना है, और M2 क्या है, ग्राम है. L2 क्या है, सेंटीमीटर है, और T2 क्या है, सेकेंड है. हमारे पास फार्मूला है. आपको ये क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना सबको कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन में आप ये जानिए कि न्यूटन फोर्स की यूनिट है MKS में, और डाइन जो है उसी फोर्स की यूनिट है जो है वो CGS में. तो ये जो दिया गया वो मैंने लिख लिया, M1 kg, L1 मीटर, T1 सेकेंड. तो अपने इस फार्मूले पर हम लोग रखते हैं, क्या रखते हैं, फार्मूला क्या है, N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 की पावर A, L1 अपान L2 की पावर B, एंड T1 अपान T2 की पावर C. कोई कंफ्यूजन? चलिए पक्का पकाया मटेरियल ऊपर है, रख लेते हैं. N1 की जगह क्या है, M1, M1 की जगह क्या है, किलोग्राम. अच्छा हाँ, एक चीज और, डायमेंशन क्या होगी, ABC निकालने के लिए हमको इसकी डायमेंशन चाहिए. तो अभी हमने निकाला था डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है. चलिए ये हो गया ग्राम की पावर A, ये हो गया आपका क्या, मीटर, और ये आपका क्या हो गया, सेंटीमीटर की पावर B. अभी ABC लिख देते हैं. हाँ, तो ये हो गया क्या, सेकेंड, और ये क्या हो गया, सेकेंड की पावर C. तो चलिए हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होता है, अभी निकाला था हमने, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, MLT-2. MLT-2. अब आप इक्वेट कर लीजिए, ABC क्या है, इक्वेटिंग फ्रॉम M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C. M की पावर A, L की पावर B और T की पावर C से इसको क्या कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए. बहुत सिंपल तरीका है. तो ABC क्या हो गया आपका, ABC आपका क्या हो जाएगा, ABC A इज इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है, देखिए ध्यान से, 1. B इज इक्वल टू क्या आ रहा है, आल्सो 1. एंड C इज इक्वल टू क्या आ रहा है, -2. ध्यान दीजिए, इसी से इक्वेट करना है. MLT-2 को M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C से. तो यहां से क्या आ गया, A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1 और C की वैल्यू -2. एक काम और कर लेते हैं, किलोग्राम को हम ग्राम में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं. कितना ग्राम होगा, कितना ग्राम होगा, 1000 ग्राम. तो चलिए दो काम हम लोग एक साथ कर रहे हैं. यहां से क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू 1 इंटू 1000 ग्राम अपान ग्राम. अब A की वैल्यू क्या आ गई है, 1 इंटू, मीटर को भी क्या लिख सकते हैं, मीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 सेंटीमीटर. तो क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर अपान सेंटीमीटर इंटू सेकेंड की पावर -2. इनका काम खत्म हो गया, ये और ये. अच्छा ये बताइए भैया मेरे आप लोग कि ये कितनी पावर हुई, A 1 2 3 4 एंड 5. तो कितना हुआ, 10 टू दी पावर 5. जैसे 1 न्यूटन कितने डाइन के इक्वल हुए, 10 टू दी पावर 5 डाइन. 1 न्यूटन किसके इक्वल हो गए, 10 टू दी पावर 5 डाइन. कोई दिक्कत, हमें नहीं लगता आपको कोई समस्या होगी.
वेरी सिंपल है, कुछ नहीं करना है। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, मैं 2 मिनट में 1 मिनट में आपको रिवाइज कर देता हूं। कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम, देन N1 is equal to 1, M1 is equal to kg, L1 is equal to meter and T1 is equal to second। N2 फाइंड आउट करना है, M2 ग्राम, L2 सेंटीमीटर, T2 सेकंड। फार्मूले पर रख दिया, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपका लग गया। दिस इज द वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं जो बहुत इजी है। सेकंड में ये है बेटा कि हमको ये चेक करना है कि कोई इक्वेशन करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है। वो बहुत सिंपल है, केवल वहां पर आपको वही प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनेसी जो मैंने आपको अभी बताया। इफ द डायमेंशन ऑफ द बोथ साइड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वल देन द इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के किसी फार्मूले के दोनों तरफ, दोनों लेफ्ट एंड राइट साइड के डायमेंशन क्या हो, इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब वो इक्वेशन क्या है, सही है। अगर नहीं है तो वो इक्वेशन सही नहीं होगा। आप कोई भी इक्वेशन लेके देख लीजिए। मैं एक बहुत छोटा सा ले लेता हूं, ऐसे आपके यहाँ बुक में बहुत न्यूमेरिकल दिए गए हैं, बहुत से एग्जाम्पल इस पर दिए गए हैं। आप ऐसे छोटा सा कोई ले लीजिए, जैसे आप लोगों ने पढ़ा है क्या, कोई एक ले लेते हैं हम लोग, जो है वो चलिए F बराबर ma का हुई, लेकिन F बराबर ma को तो अभी आपने निकाला है। चलिए हम लोग काइनेटिक एनर्जी को ले लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। K इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो K क्या है, K को किसमें आप लोग मेजर करते हो, जूल में। एनर्जी को किसमें मेजर करते हो, जूल में। जूल किसकी यूनिट है, वर्क की। जूल और एनर्जी और वर्क की यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम रहेगा। जिसकी डायमेंशन सेम हो, यूनिट सेम होगी, उसका डायमेंशन भी सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, mL2T-2 ये हो जाएगा। चलिए हम राइट हैंड साइड की डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन ऑफ RHS, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है क्योंकि ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि वो एक नंबर है, समझे। तो चलिए इसका डायमेंशन हम लोग निकालते हैं। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, मास का m और वेलोसिटी का भी निकाल कर आए हो, LT इनवर्स, क्या निकाले हो, LT इनवर्स का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बेटा, m इधर हो गया L2T-2, इसका डायमेंशन क्या हो गया, mL2T-2। आप ये बताइए डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड एंड डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया कि नहीं आया। अगर दोनों साइड का डायमेंशन इक्वल आ जाएगा तो इक्वेशन आर डायमेंशनली करेक्ट। आप इसमें थोड़ा सा भी हेर फेर करके देख लीजिए। अच्छा आप बताइए डायमेंशन इक्वल होगा, नहीं होगा, यही आ जाएगा। तो ये डायमेंशनली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ये चेक करने के लिए है कि किसी का भी कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू द बेसिक थर्ड प्रॉपर्टी, जिस पर खूब न्यूमेरिकल आते हैं, खूब न्यूमेरिकल आते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक फार्मूला हम लोगों को निकालना है टाइम पीरियड का, चाहे आप ले लीजिए चाहे कोई और ले लीजिए, हाँ, और उसका हम लोगों को क्या निकालना है, वो निकालना है, क्या कहते हैं, फार्मूला कैसे निकलेगा, क्या है। चलिए उसको हम लोग इस पर टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज बाय द डायमेंशनल मेथड से अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन पता करने को ही जो है वो हम लोगों को निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, एक बहुत इजी लेते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। न्यूमेरिकल क्या है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, दिस इज लास्ट, सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स on
its effective length and gravitational acceleration g, then find out the expression for the टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करिए डायमेंशन से। आप अगर जो वो है क्या कहते हैं सिंपल पेंडुलम है उसका जो टाइम पीरियड है वो उसके इफेक्टिव लेंथ मतलब वो जिस थ्रेड से लटकाया जाता है उसकी लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम लोग कहेंगे लेट सॉल्व कर रहे हैं। लेट द टाइम पीरियड t डिपेंड्स ऑन L क्या है? इफेक्टिव लेंथ है। इफेक्टिव लेंथ एंड G सच एज किस तरह से डिपेंड कर रहा है कि T इज प्रोपोर्शनल टू L की पावर A एंड G की पावर B। अभी L B में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो M और N ले लीजिए, M और N। चलिए ये है टाइम पीरियड इन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। अब यूनिवर्सली कर रहा है अभी तो हमें पता नहीं है, यही तो डायमेंशन से पता करना है। तो चलिए निकालते हैं। देन T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? K L की पावर M G की पावर N। तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। हम कहेंगे टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग डायमेंशन फार्मूला ले लें। क्यों? क्योंकि अगर सही होगा तो डायमेंशन इक्वल होगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर सही होगा तो डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। तो चलिए निकाल देते हैं। टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है? सेकेंड, मिनट, आवर, डे टाइम है। इसका जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? m की पावर 0, l की पावर 0, t। जो नहीं रहेगा तो हम m की पावर 0 का मतलब क्या लिखा है? 1, l की पावर 0 का मतलब क्या लिखा है? 1 और इंटू t। के अभी क्या है? डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, इसलिए हम इसकी वैल्यू, इसका डायमेंशन नहीं होता। के एक डायमेंशन लेस कांस्टेंट है। l क्या है? लेंथ है, तो लेंथ का क्या हो जाएगा? l की पावर m। g ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? n हो जाएगी। कोई दिक्कत? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है ना, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशन रखेंगे। चलिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा जान लीजिए। x की पावर m इंटू n इज इक्वल टू होता है x की पावर mn। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ये तो एकदम सेम हो जाएगा, m l की पावर 0 t, और ये आपका हो जाएगा क्या? l की पावर m और l की पावर n और t की पावर -2n। अगर अभी आपको दिक्कत हो रही है तो दोनों को अलग अलग लिख लीजिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है। स्मॉल m है, ये कैपिटल M है, ये पावर है, ये मास है, कंफ्यूज ना होइएगा। तो ये क्या हो गया? l की पावर n और t की पावर -2n। चलिए थोड़ा सा और इनको आसानी ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? l की पावर m प्लस n, पावर जुड़ती है, और t की पावर -2n। ये क्या हो गया आपका? m l इंटू टी। चलिए अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों तरफ का डायमेंशन क्या होगा? इक्वल होगा। आपने पढ़ा हुआ है। इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं? m की पावर 0 l t इज इक्वल टू, यहां भी m की पावर 0 l m प्लस n t की पावर -2n। चलिए पावर को इक्वेट कर लेते हैं। अगर ये डायमेंशनली, एक चीज ये ध्यान रखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अगर ये डायमेंशनली इक्वल है तो जो पावर m पर है वही पावर इधर भी m पर होगी, जो पावर इधर है वही यहाँ l पर होगी और यहाँ होगी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका मतलब चलिए हम पावर इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेटिंग पावर या डायमेंशन ऑन बोथ साइड,
डायमेंशन ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, अगर आप इक्वेट कर रहे हैं तो m की पावर क्या हो गई 0, इसको अब मन ना लिखिए, m का काम खत्म हो गया, दोनों तरफ सेम पावर है। m प्लस n, स्मॉल m प्लस स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो गई 0, क्यों, क्योंकि यहाँ m प्लस n और यहाँ क्या है 0 है, और यहाँ t की पावर 1 है, यानी -2n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, -2n इज इक्वल टू क्या हो गया 1, देन 1 इज इक्वल n इज इक्वल टू क्या हो गया -r। n की वैल्यू आप यहीं ले जाके रख दीजिए, कहा यहाँ इक्वेशन 2 में, पुटिंग इन इक्वेशन 2 में इसको क्या कर दीजिए रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा m माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, देन m इज इक्वल टू हाफ। अब आप जानते हैं क्या करिए, अब काम हो गया, m और n की जो वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में रख दीजिए। हम कहेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा t की पावर k, l की पावर हाफ और g की पावर क्या हो गई -हाफ, या इसी को आप कह सकते हो k l बाई g की पावर क्या हो जाएगी हाफ, और समथिंग पावर हाफ क्या होता है अंडर रूट होता है, समथिंग पावर हाफ क्या होता है अंडर रूट होता है, तो देन t की वैल्यू यहां आ जाएगी क्या k अंडर रूट l बाई g। k की वैल्यू 2 पाई है, आपका यहीं तक सही हो गया है, एग्जाम में अगर आप यहीं तक कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। t इज इक्वल टू, अगर ना दिख रहा हो तो आप बड़ा करके जो है वो है, तो t इज इक्वल टू क्या हो गया, t इज इक्वल टू k इंटू, यहाँ हाफ था तो हाफ की पावर अंडर रूट हो गई यहाँ, तो k इज इक्वल टू 2 पाई होता है, हमें पता है तो रख रहे हैं, आपको नहीं है तो आपका यही सही हो गया। तो देन t की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं ऊपर क्वेश्चन के पास, तो आपका आया क्या देख लीजिए, यहां तक तो क्वेश्चन ही था, तो यहां से आपका आया t इज इक्वल टू आपका आया है क्या k अंडर रूट l बाई जी, आप k की वैल्यू यहाँ 2 पाई है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कांस्टेंट लाया गया है, नहीं तो आपका यही डायमेंशनली क्या हो गया करेक्ट हो गया, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, ये आपका क्या हो गया आ गया। ये थर्ड यूज है, यही डायमेंशन का ड्रॉबैक भी है कि हम लोग डायमेंशनलेस कांस्टेंट की वैल्यू नहीं पता कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा, समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।